प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए चर्चा करते हैं हम लोग राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में। मैं संजय सिंह परिहार आपको संविधान और मूल विधि के विषय में कुछ जानकारियां दे रहा हूँ। एक एक करके हमने पूर्व की कक्षाओं में बहुत सारी बातों को पढ़ा है, देखा है, समझा है। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं राजतंत्र और गणतंत्र की। देखिए, राजतंत्र और गणतंत्र से भी क्वेश्चंस आपके सामने आते रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझना तो बहुत ही जरूरी है। मोनार्की क्या है और रिपब्लिक क्या है। तो राजतंत्र और गणतंत्र, इस व्यवस्था को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पूर्व में जाना होगा, जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था। मानव सभ्यता का विकास जो है एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। हजारों साल गुजर गए आज के मानव तक आते आते। कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे एक एनिमल से सोशल एनिमल कैसे कन्वर्ट हुआ, ये प्रोसेस है बहुत बड़ी। और इस प्रोसेस में बहुत सारे परिवर्तन हुए। विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं की। कबीलाई संस्कृति का उल्लेख आया। कबीलाई संस्कृति, सरदार का उल्लेख आया। और इस तरह से हमने देखा कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो विकास हुआ है मानव सभ्यता में, वो क्रमिक है और अनुभव से है। ये सभी परिवर्तन संपूर्ण विश्व में हुए हैं और धीरे धीरे करके हमारी सभ्यताएं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसमें धीरे धीरे करके परिवार, समाज, क्षेत्र, राज्य, इनका विकास हुआ, सरदार का विकास हुआ। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया का हिस्सा था। इस क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले जो सबसे प्राचीनतम एक व्यवस्थित तंत्र माना जाता है, उसे हम कहते हैं राजतंत्र। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहला जो तंत्र है उसे हम कहते हैं राजतंत्र। राजतंत्र क्या है, इसे थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। राजतंत्र के संदर्भ में कहा गया है कि यह राजा पर आधारित व्यवस्था है। आधारित व्यवस्था यानी इस व्यवस्था में जो कुछ भी है, जो सर्वे सर्वा शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, वो कौन है? राजा है। सर्वे सर्वा यानी सब कुछ राजा है। और यही रीजन है कि राजा में तीनों शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां निहित मानी जाती थी। यानी वही मुख्य प्रशासक था, यानी मुख्य प्रशासक कहेंगे हम। वही मुख्य प्रशासक था, वही मुख्य न्यायाधीश था, और वही मुख्य सेनापति था। आपने बहुत सारी कहानियां राजा रानी की सुनी हैं और बहुत सारी घटनाक्रम को देखा है। यानी किसी राज्य में सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति में समाहित हों, ऐसी व्यवस्था को हम प्राचीन काल में या बहुत समय तक मानते रहे कि वह राजतंत्र है। राजतंत्र में राजा ही सर्वे सर्वा था, ये आपको बताया गया। राजतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि राजतंत्र वंशानुगत प्रणाली पर आधारित है। वंशानुगत को हम कह सकते हैं या आनुवांशिक, या हम इसी को कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी
पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था पर आधारित है। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो वंश परंपरा पर आधारित हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वंश का महत्व हो, यानी एक के बाद एक इसी प्रक्रिया पर जहां पर सब कुछ हो रहा हो, ऐसी व्यवस्था को राजतंत्र कहा जाता था। तो ये प्रणाली किस पर है? वंशानुगत प्रक्रिया पर आधारित है। इसका मतलब क्या निकला? फिर देखें इसे आगे हम लोग। यानी राजा के बाद क्या होगा? राजा के बाद राजपद, यानी राजा का पद किसे मिलेगा? राजा के पुत्र या उसके पुत्र के पुत्र या राज परिवार का ही कोई व्यक्ति पद धारण करेगा। ये बात समझने की है कि अगर हम उस परंपरा के आधार पर बात करें तो राजा के बाद राजा का जो उत्तराधिकारी वाली बात आती है, जो राजपद को धारण करने वाली बात आती है, तो कहा गया है कि राजा का पुत्र होगा या उसके पुत्र का पुत्र होगा या राज परिवार का ही कोई व्यक्ति पद धारण करेगा। आम जनता से चाहे जितना काबिल व्यक्ति हो, चाहे जितना योग्य व्यक्ति हो, वो राजा नहीं बन सकता। तो राजपद की ये इंपॉर्टेंट बात है। राजा का पद अनिश्चित काल के लिए होता था। अनिश्चित काल यानी जब तक वह जीवित है या जब तक वह राजा रहना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जहां पर राजा का पद क्या हुआ है? राजा जब तक जीवित रहा तब तक राजा रहा। कई बार राजा ने अपना पद छोड़ा और अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करके उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। तो ऐसे भी घटनाक्रम यहाँ पे देखते हैं और इस तरह की सारी बातें भी हमारे सामने आती है। तो हमने आपको अभी तक ये बताया कि राजा का पद किस पर आधारित है? वंश प्रक्रिया पर आधारित है। यानी इस आधार पर देखें तो वंश आधार है और एक अनिश्चित काल है। अनिश्चित काल का दो बातें हमारे सामने आई और तीसरी बात आई कि सभी शक्तियां उसमें समाहित हैं। इस तरह से होता था। अब देखिए, अगर हम प्राचीनतम स्थिति की बात करें जो आज तक चली आई, तो राजा जो है, राजा राज्य का सबसे प्रतिष्ठित एवं शक्तिशाली पद था। शक्तिशाली पद यानी राजा सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी तुलना अगर हम करें, तो इसकी तुलना हम कर सकते हैं देवता से। और यही कारण था कि राजाज्ञा जब होती थी कोई चीज में, किसी विषय पर राजाज्ञा दी जाती थी, तो सब उसका पालन करते थे। और अगर कोई पालन नहीं करता था, अगर अवज्ञा होती थी, तो क्या होता था? मृत्युदंड तक दिया जाता था। मृत्युदंड। इसीलिए आप देखोगे कि इतिहास में जहां राजा की भूमिका महत्वपूर्ण है, जैसे आप अशोक के समय की चीजों को ध्यान दीजिए। अशोक ने अपने नाम के आगे उपाधि लगाई देवा नाम प्रियदर्शी, जो देवताओं को भी प्रिय है, ऐसा राजा। तो राजा में देवता की तुलना देखी जाती थी। जब तुलनात्मक अध्ययन होता था तो उसको देवता से देखा जाता था, यानी इतनी प्रतिष्ठा थी। तो राजाज्ञा सिर्फ राजाज्ञा नहीं थी, वो देवाज्ञा जैसी थी। इसी वजह से उसमें मृत्युदंड तक की व्यवस्थाएं की जाती थी। अगर कोई राजाज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो एक राजतंत्र में राजा की भूमिका बहुत अहम थी और इसीलिए संपूर्ण विश्व में बहुत बड़ी संख्या में देखेंगे तो राजतंत्र ही स्थापित हुए।
कबीलाई संस्कृति के बाद जो संस्कृति ने जन्म लिया वो राजतंत्रात्मक प्रणाली ही दिखी, और उसकी वजह से कोई विशिष्ट परिवार से निकले हुए लोग ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था को चलाते रहे। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो पूरे विश्व में छाई रही, न केवल हमारे एशिया में, अफ्रीका में, जहां जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था आई है वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी समुदाय से, किसी कबीले से जुड़े रहे, और इसी वजह से वहां पर इस तरह की व्यवस्था दिखाई पड़ी। उसकी ये विशेषताएं आपके सामने आ रही थी, उन्हें ध्यान दीजिएगा। अब हमने आपको भी बताया कि इसकी तुलना हम इनसे कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि राजतंत्र के बाद और जो दूसरे तंत्र आए, फिर क्यों ऐसा हो गया, उसका रीजन भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, राजतंत्र में क्या है, राजा सर्वोच्च है, तो इसके जो परिवार है, जो उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी वो भी विशेषाधिकार से युक्त हो गए, विशेषाधिकार उनके पास भी आ गया, और जब उनके पास विशेषाधिकार आ गया तो राजतंत्रात्मक प्रणाली में जो उत्तराधिकारी थे, इन्होंने इन विशेषाधिकारों का अनुचित तरीके से पालन किया। इन्होंने अपनी ही प्रजा का अत्यधिक शोषण किया, अपनी ही प्रजा का अत्यधिक शोषण किया। एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि जब इनको वो उत्तराधिकारियों को विशेषाधिकार प्राप्त हो गए, तो इन विशेषाधिकार का जो प्रयोग होता है, जो अनुप्रयोग होता है, वो बड़ा अजीबोगरीब किया। अपनी ही प्रजा के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, जनता के साथ, किसानों के साथ में अनावश्यक की चीजें, अनावश्यक कर लगाना, अनावश्यक उत्पीड़न करना, उनका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक शोषण करना, शारीरिक शोषण करना, इस तरह की गतिविधियां हुई। और यही कारण भी विद्वानों ने माना, विद्वानों ने क्या कहा, विद्वानों ने कहा कि राजतंत्र में निर्बल, चरित्रहीन, अत्याचारी, राजाओं के प्रभाव के कारण यह व्यवस्था प्रभावित हुई। यही कारण रहा कि संपूर्ण विश्व में जो नई व्यवस्था ने जन्म लिया, कुछ जगहों पर चीजें निकल कर आई, वो क्या है, गणतंत्र निकल के आया। और आज तो लोकतंत्र निकला है हमारे पास, संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र की लहर है। कुछ जगहों पर अभी भी राजतंत्र है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर क्या है, लोकतंत्र है। तो कैसे व्यवस्था परिवर्तन हुआ, तो उसका रीजन है कि जो इस तरह के लोग थे जिन्होंने अपनी ही प्रजा का शोषण किया, जिन्होंने अपनी ही प्रजा के साथ अत्याचार किया, तो कब तक वो सर्वाइवल में रहेंगे, विरोध होगा, उसके खिलाफ आवाज उठेगी। और जिन जिन जगहों पर राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठी, वहां पर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, और उसे कहते हैं गणतंत्र। हम उस पर भी चर्चा करने चल रहे हैं। राजतंत्रात्मक प्रणाली कैसे चलती थी, उसका आधार क्या था। तो राजतंत्र में आधार की बात करें, प्रणाली में कैसे चीजें होती थी, आधार क्या था, ध्यान दीजिएगा। राजा प्रजा से कर, टैक्स लेता था, जिसके बदले में प्रजा के शरीर और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता था, देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके आधार पर सारी बातें हो रही हैं। हमने आपसे क्या कहा, इस प्रणाली का आधार क्या था। तो राजा क्या करता था, प्रजा से कर लेता था, टैक्स, और उसके बदले में शरीर और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता था।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और ये राजतंत्र का ही नहीं सभी व्यवस्थाओं का है। बाद में गणतंत्र आया, लोकतंत्र आया, सभी में ये बात आपको कॉमनली दिखाई पड़ेगी। इसको ध्यान देना होगा आपको। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं सामाजिक संविदा सिद्धांत। आइए इसको देखें थोड़ा सा। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? सामाजिक संविदा सिद्धांत, जिसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या है ये? देखिए, माना जाता है कि जो कबीलाई संस्कृति, अगर हम कबीलाई माने या प्राचीन समय में जो ग्रुप्स थे, समूह थे, उनकी बात माने, उस कबीलाई संस्कृति में मान लो कबीला है और यहां पर प्रजा है और इसका है सरदार। तो ये माना गया कि प्रजा और सरदार के बीच में, यानी उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आपको जो भोज्य पदार्थ हैं, यानी सरदार को क्या दे सकते हैं? भोज्य पदार्थ या खाने पीने की चीजें देंगे और इसके बदले में आप हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो यहां से क्या हुआ? ये भोज्य पदार्थ हम माने इसे भोज्य पदार्थ, अगर बहुत प्राचीन काल में जाएं और ये इनकी बात माने तो ये सुरक्षा। यही कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। प्रजा तो प्रजा ही रही और ये जो सरदार है ये कन्वर्ट होकर हो गया राजा। तो इनके बीच में भी वही सिद्धांत आया कि हम आपसे टैक्स लेंगे और टैक्स के बदले हम क्या करेंगे? शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। विद्वानों ने हाफ लाख रूसो इस विषय पर काफी चर्चा का बिंदु रहा और सब बारी बातें आपके सामने समय से आती रहेंगी विस्तार से। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि प्रजा और राजा के बीच में क्या संबंध है। तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको कर देंगे और उसके बदले में आप हमारे शरीर और संपत्ति की रक्षा करेंगे। इसी बात को अगर आज भी हम देखेंगे तो आज भी यही बात है। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, तो भारत सरकार हमसे टैक्स लेती है, राज्य सरकार हमसे टैक्स लेती है, हर व्यक्ति से टैक्स लेती है और उसके बदले शरीर और संपत्ति की रक्षा ही तो करती है। हमने आपको आईपीसी में पढ़ाया था, या आने वाले समय में आप देखोगे फिर से, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 96 to 106। आईपीसी में क्या है? अगर हम आईपीसी की धारा को पढ़ेंगे, जब मूल विधि में बात करेंगे, तो उसमें सेक्शन 96 to 106 क्या है? ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस ही तो है। ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्यों दिया गया है? हमें अपने शरीर की रक्षा का अधिकार है। यानी सरकार या राज्य जो भी व्यवस्था कर रहा है वो अपनी व्यवस्था करे, लेकिन हमें भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है, क्योंकि जब ये राज्य नहीं कर पाएगा तो हमें अपनी रक्षा करनी है। हर व्यक्ति के साथ पुलिस नहीं घूम सकती, हर व्यक्ति के साथ सुरक्षा व्यवस्था नहीं चल सकती, तो आपको भी आत्मरक्षा का अधिकार है। तो किस चीज की? शरीर की और संपत्ति की। वही तो बात यहां हो रही है कि शरीर और संपत्ति की सुरक्षा। तो ध्यान देना है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो संपूर्ण सभ्यता में चल रहा है और एक लंबे समय से चला आ रहा है। तो इसे कहते हैं सामाजिक संविदा सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर राजतंत्र में भी राजा टैक्स लेता था और उसके बदले में शरीर और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता था। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। अगले क्षण में हम लोग चलते हैं और अगला विषय है हमारा गणतंत्र। रिपब्लिक। देखिए, गणतंत्र क्या है, गणतंत्र के में क्या बेसिक परिवर्तन है, इसे ध्यान देना होगा। देखिए, राजतंत्र में जहां पर हमने आधार माना था वंश को, लेकिन यहां कहा गया है कि इसमें वंश ना होकर चुनाव या निर्वाचन इलेक्शन को आधार बनाया गया। देखिए, प्रोसेस में परिवर्तन हो रहा है। राजतंत्र में भी
जो राजा है और जो गणतंत्र में राजा है दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन उनकी प्रोसेस में परिवर्तन हो रहा है। यानी वंश को आधार न बना करके क्या बनाया गया, चुनाव को आधार। और क्या कहा गया, राज्य का कोई भी योग्य एवं लोकप्रिय व्यक्ति चुनाव में भाग लेकर राजा बन सकता था। यानी जो चुनाव जीतेगा वो राजा बन सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये राज परिवार का भी हो सकता है, सामान्य आम जनता से भी आ सकता है। राजपद एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता था। ध्यान देना है इस जगह पर कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये कि चुनाव में भाग लेकर कोई भी आएगा, और दूसरा है एक निश्चित अवधि। ये दोनों विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं गणतंत्र के लिए। यानी चुनाव, इलेक्शन इंपॉर्टेंट विषय है, इलेक्शन, और एक क्या है, स्पेसिफिक टाइम, जिस टेन्योर तक लोग रहेंगे पद पर। यानी दो विशेषताएं हैं। 2014 के एग्जाम में, यूपीएसआई में, पीसीएस में अनेकों बार, लोअर सबऑर्डिनेट में, इन सभी जगहों पर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि गणतंत्र क्या है। तो गणतंत्र वंश पर आधारित ना होकर के क्या है, आम जनता से कोई व्यक्ति चुनाव के माध्यम से आता है। तो यानी चुनाव की प्रक्रिया पर आधारित व्यवस्था है। और क्वालिटीज पे बात करें और क्या खास बात है, तो एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करता है। तो ये दोनों बातें अगर याद रखेंगे तो ये एक सर्टेन टाइम है और एक इलेक्शन की प्रोसेस है। अब ये इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है, और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। दोनों प्रोसेस आपके सामने हैं। इलेक्शन इस पर किसी भी मेथड से हो सकता था। तो इसमें क्या कहा गया, इस व्यवस्था को ध्यान दीजिएगा। गणतंत्र में राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा पद धारण करेगा। एक निश्चित अवधि के लिए। ये दोनों चीजें आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। निश्चित अवधि की समाप्ति से पूर्व चुनाव करा लिए जाएंगे। नवनिर्वाचित व्यक्ति पद धारण करेगा। तो ये प्रोसेस आपके सामने निकल करके आई कि भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुनाव हो सकते हैं। हो सकता है जिनको हमने चुना वो लोग किसी व्यक्ति को चुने, यानी डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। और एक निश्चित अवधि की बात आई,
और जब निश्चित अवधि समाप्त होगी तो उससे पहले ही फिर से चुनाव कराए जाएंगे और जो नया व्यक्ति आएगा वो नेक्स्ट टर्म के लिए काम करेगा। बाकी जो शक्तियां राजतंत्र में हैं, यानी वो मुख्य प्रशासक है, मुख्य सेनापति है, सब कुछ सेम है, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य प्रशासक, तीनों शक्तियां सेम है। जो देवता के रूप में कहा गया है वो देवता के रूप में इस व्यवस्था में भी है। राजाज्ञा और देवाज्ञा सब कुछ वैसे ही है, बस फर्क क्या है, प्रोसेस में है कि कैसे वो राजा बनेगा। वो वंश परंपरा के आधार पर नहीं बनेगा, वो चुनाव या निर्वाचन के आधार पर बनेगा। तो नई प्रणाली हमारे सामने आई। इस प्रणाली में अगर हम भारत में देखें, भारत में वैशाली, शाक्य, लिच्छवी जैसे गणराज्य, दिखाई देते हैं। हमारे यहां पर भी ऐसे गणराज्य दिखाई देते हैं। देखिए, राजतंत्रात्मक प्रणाली की कमी को दूर करने के लिए ये व्यवस्था आई है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि राजतंत्र की कमी को दूर करें, और ये प्रणाली काफी प्रभावी रही क्योंकि इसमें चुनाव आ गया, इसमें एक निश्चित टर्म आ गया, भाई कोई तानाशाह नहीं बन पा रहा है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है तो लोग उसे आगे आने वाले समय में हटा सकते हैं और अच्छा आदमी आ सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। इसी वजह से पूरी दुनिया में गणतंत्र को अपनाया गया। अगर आंकड़ों को देखें तो 2017 के रिपोर्ट के आधार पर लगभग 159 देश गणतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। गणतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी वो अपने नाम के आगे गणतंत्र शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, यानी उनको ये व्यवस्था अच्छी लगती है तभी तो कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने भी राजतंत्र देखा है। भारत भी बहुत सारे राजतंत्र में बना हुआ था, बटा हुआ था। हमने प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखा, बहुत सारे तंत्र को देखा, बहुत सारी चीजों को देखा। इतिहास का अध्ययन जब करते हैं तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल सबको दिखाई देता है। हर काल में विद्वान थे, हर काल में बड़े बड़े वीर थे, महावीर थे, जिन्होंने अनेक तरीकों से, किसी ने अपने बाहुबल के आधार पर, किसी ने अपनी सामाजिक विचारधारा के आधार पर, सब तरह से राजतंत्रों को स्थापित किया। कुछ बहुत बड़े बहादुर थे, बाद में वो बहुत धर्मावलंबी हो गए, ऐसे भी लोग दिखते हैं। पूरा इतिहास भरा पड़ा है इन घटनाक्रमों से। कुछ इतने अत्याचारी थे कि जो इतिहास में आए, उन्होंने सिर्फ मार काट की, लूटा घसूटा और यहां से पैसा धन लेकर चले गए। तैमूर लंग, नादिर शाह, ऐसे लोग भी भारत में आए। कुछ आए जो यहां बस के रह गए। तो ये इतिहास की अलग अलग प्रक्रम है जिन पर चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, पूरा यहां से धन का निष्कासन ही तो कर दिया। दादा भाई नौरोजी ने जो बात कही वो बहुत गहरी बात थी कि अंग्रेज भारत से धन लेकर जा रहे हैं, और इस बात को समझ जाना ही बहुत बड़ी बात होगी। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि राजतंत्र और गणतंत्र इन दोनों में बटा हुआ था। भारतीय संविधान भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और हम कहते हैं कि इसी दिन हमारा भारत गणतंत्र बना। तो भैया हम क्यों कहते हैं गणतंत्र बना? क्योंकि देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति, जिसका सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति किस पर आता है? चुनाव के माध्यम से आता है, चुनाव या निर्वाचन।
और ये चुनाव निर्वाचन कैसा होता है? ये अप्रत्यक्ष है। अगर हम इसे देखें तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा कौन करते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा कौन करते हैं? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसने क्या किया? इसने कर दिया दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। यानी जिन्हें हमने चुना, डायरेक्ट इलेक्शन तो इनका हुआ था और इन्होंने क्या किया? इन्होंने चुना राष्ट्रपति को। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। तो हमारी गणतंत्र की पहली तो जो शर्त थी कि चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय पद धारण करते हैं, तो चुनाव हो गया। दूसरा क्या है? एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि, तो निश्चित अवधि है। अगर हम आर्टिकल 56 देखें तो कहा गया है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति पद धारण करेगा। तो ध्यान देने की बात है कि जो हमारी शर्तें थी गणतंत्र की, वो शर्तें हमारी पूरी दिख रही हैं और अनुच्छेद 56 भी ये बात कहता है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। इसीलिए हमारी प्रस्तावना में क्या कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? गणतंत्र शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कैसे दिख रहा है? हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना या प्रियम्बल या उद्देशिका, हम भारत के लोग, क्या कहती है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अब इस बात को देखिए, हमारी प्रस्तावना में भी ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये लोग कौन से लोग हैं जो बात कर रहे हैं? वो संविधान सभा के लोग हैं। संविधान सभा, ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी ये किसी के दबाव में ना रहे, एक ऐसा देश जो किसी अन्य देश के दबाव में नहीं है और अपनी आंतरिक नीतियों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र है, उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी, सभी वर्गों का कल्याण, सब कुछ देश के हाथ में ना चला जाए, सब कुछ निजी हाथों में ना चला जाए, हर वर्ग का कल्याण हो, एक ऐसा देश। धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ये अलग बात है कि भारत में, पूरे भारत की अगर स्थिति को देखें तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं यहाँ पर और अल्पसंख्यक में बाकी सभी हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, सब अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं।
ये अलग बात है कि कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल क्राइटेरिया देखेंगे तो हिंदू बहुसंख्यक में आता है। लेकिन फिर भी इसके बाद भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना ही कोई और तरह की व्याख्या में हम ला सकते हैं। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक यानी लोकतंत्र है, जनता का शासन है। एक साइकिल का पंचर बनाने वाला आदमी विधायक का चुनाव लड़ सकता है। एक सामान्य सा कोचिंग का मास्टर या ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। एक साधु महात्मा संत मठ पर रहने वाला आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। सब कुछ हो सकता है। एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये इसीलिए है क्योंकि लोकतंत्र है। तानाशाही होती तो शायद ही कभी ना हो पाता। तो कोई भी आदमी कुछ भी बन सकता है अगर वो सही दिशा में कार्य करे और सब कुछ उसके फेवरेबल होता चला जाए तो सब कुछ संभव है। तो ये लोकतंत्र है तभी है। और गणराज्य, इसकी बात मैं कर रहा था, ये गणराज्य का मतलब है कि भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति चुनाव या निर्वाचन के माध्यम से आएगा, किसी अन्य माध्यम से नहीं आएगा। तो ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर एक गणतंत्र हमारे प्रस्तावना में भी दिखता है। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था और सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया कि वो चुनाव के माध्यम से आएगा। तो हमने आपको आज राजतंत्र और गणतंत्र बताया। देखिए, राजतंत्र और गणतंत्र का जो मुख्य अंतर भी हमने आपको बताया है, उसको ध्यान रखिएगा। मन में प्रश्न आएंगे। दोनों में राजा, जो राजा है उसकी शक्तियों के संदर्भ में समानता है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। बस प्रोसेस है कि ये वंश के आधार पर आता है और ये क्या है, निर्वाचन के आधार पर आता है। इसका काल अनिश्चित है और इसका क्या है, निश्चित है। यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता। यहां वंश से राज परिवार का आदमी ही आएगा, यानी इस जगह पर क्या होगा, राज परिवार। और यहां पर क्या होगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। तो इस तरह की प्रोसेस मैंने आपको समझाई है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज मैंने आपको बताया राजतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, किनके आधार क्या है, किस चीजों के आधार पर अलग कर सकते हैं इन्हें। ये दोनों प्रणाली ही आधार बनी है आज लोकतंत्र की। अगली कक्षा में मैं उस पर चर्चा करूंगा। आज भारत के अंदर भी आप देखोगे बहुत सारे राज्यों के अंदर राजतंत्र भले ही नहीं है, लेकिन राजतंत्र जैसा ही व्यवस्था चल रही है। कुछ खास परिवार ही पूरी राज सत्तात्मक व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। वो परिवार में ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पाए जाते हैं। उन्हीं परिवारों से लोग निकल करके देश चलाएंगे। ये लोकतंत्र के लिए खतरा होता है, क्योंकि कुछ खास परिवार क्या करते हैं, चाहे साउथ से लेकर नॉर्थ तक आ जाइए, चाहे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक चले जाइए, आपको परिवार दिखाई पड़ेंगे। और उन परिवारों की संतानें एक के बाद एक आ रही हैं, चाहे वो बिल्कुल मूर्ख ही क्यों ना हो, चाहे उनके पास सामाजिक विचारधारा ही क्यों ना हो, बिल्कुल जीरो हो उनका स्तर, लेकिन फिर भी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर लोकतंत्र में आज दिखते हैं और वो हमारे शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। हालांकि जनता ने उखाड़ना शुरू कर दिया है, बहुत सारी जगह परिवर्तन हो रहा है, वक्त लगेगा। क्योंकि संविधान बनाने वालों ने भी कहा था कि हमने एक बहुत अच्छा संविधान बनाने की कोशिश की है, लेकिन बात तब महत्वपूर्ण होगी जब इसे लागू करने वाले लोग सही तरीके से इसे लागू करेंगे। किसी चीज का अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। कैसे हम करते हैं, आने वाली पीढ़ियां किस तरीके से संविधान का प्रयोग करती हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इन बिंदुओं पर चर्चा मैंने आपसे की और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। प्रयास है कि धीरे धीरे सारी बातें आप तक चली जाएं। बहुत जल्दी इसी 15 से 20 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन बैच भी इस पर आ रहा है और मूल विधि के लिए सेपरेटली बैच ला रहे हैं, मूल विधि संविधान का। इसके अलावा यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी सीजीएल को टारगेट करके भी बैचेज आ रहे हैं। आरओ के लिए भी एक स्पेशल बैच आ रहा है, जो ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। उसके माध्यम से जो विद्यार्थी दूर दराज में हैं, जो नहीं मिशन तक आ पा रहे हैं
या ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो से अटेंड कर सकते हैं। विद्यार्थियों, प्रतिदिन आपसे कुछ न कुछ चर्चा करता हूं। देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि योर टाइम इज मनी। आज हम जहां जो कर रहे हैं उसे हम अगर बेहतर तरीके से कर लेंगे तो हो सकता है हम पॉजिटिवली आगे बढ़ जाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य उन विषयों को पढ़ना और समझना होना चाहिए जिन पर हमारी परीक्षाएं आधारित हैं। उस व्यक्ति को हक है ये कहने का कि किसी कारण से अगर उसका नहीं हुआ तो वो कह सकता है कि हाँ मैंने पढ़ा था, मेरा नहीं हो पाया। उसे दुखी होने का भी हक है, लेकिन उस इंसान को यह हक नहीं है कि जिसने पढ़ा भी नहीं और वो डिस्कशन कर रहा है, चर्चा कर रहा है कि बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत अन्याय है, बहुत अत्याचार है, पेपर में गड़बड़ियां हैं। उसे हक नहीं है क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। तो जो मेहनत करता है वो कह सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे जब तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है तो एग्जाम के पहले बहुत डर लगता है, ये महसूस होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं उसे कुछ डर नहीं होता, वो मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसे कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसके पास जानकारी है कि उसका ज्ञान जीरो है। इसलिए वो कुछ नहीं करने वाला है इस एग्जाम में, इसलिए वो डर से अलग होता है। तो मेरे भाइयों, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चले। जो बातें आपको मोटिवेट करती हैं, जिनसे आपके अंदर सकारात्मक भावना आती है, उन सभी कार्यों को करिए, उन सभी दोस्तों से मिलिए, उन सभी स्थानों पर जाइए। लेकिन पढ़ाई के लिए समय निकाल करके अंतराल में छोटे छोटे टाइम के पैकेट्स को बनाकर 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा चीजें एंजॉय कर ली। तुम्हें मोबाइल देखना है, देखो, कोई रोकता नहीं है। तुम्हें लगता है कि हम गाना सुन ले, सुन लो। तुम्हें लगता है मुझे गार्डन में जाना चाहिए, चले जाओ, कोई रोक थोड़ी रहा है। लेकिन तुम सारे काम करो, लेकिन वो काम जरूर करो जिसके लिए तुम आए हो। अगर तुमने पढ़ लिया, अच्छे से मैनेज कर लिया, तो तुम ही नहीं सफल होगे, तुम्हारा परिवार भी सफल होगा, तुमसे जुड़े हुए लोग भी सफल होंगे, तुमसे जिनकी उम्मीदें हैं वो सफल होंगे, और जो तुमने अपने जीवन का सपना देखा है या जिसके लिए देखा है वो भी सफल होगा। लेकिन तुम अगर फेल हो गए तो सब कुछ फेल हो जाएगा। यानी तुम्हारी जीत सबकी जीत है, तुम्हारी जीत सबकी हार है। बहुत बहुत अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई करना है, सकारात्मक विचारधारा के साथ रहना है, अच्छी बातें करना है, जीवन में बड़े सपने देखना है, सपनों को साकार करने की उम्मीद मन में पालना है। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद।